आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 10 है और चैप्टर 10 का ये भाग 4 है। इससे पहले भाग 3 तक बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को, और आज ये क्लास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आज तीनों वंशों के बारे में हम लोग पूरी तरीके से एकदम कंप्लीट कर लेंगे क्लास। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद इसका मॉडल सेट, इस चैप्टर का मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको टेलीग्राम में सर्च करना होगा हिस्ट्री टॉक और टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, और आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से, कि वहां पर जितने भी पहले का मॉडल सेट दिए हैं, जैसे इस चैप्टर के पहले के जितने भी मॉडल सेट दिए हैं, वो सब मॉडल सेट आपको मिल जाएगा। आप ढूंढिएगा उस टेलीग्राम ग्रुप में तो सारे मॉडल सेट आपको मिल जाएंगे। हर चैप्टर का मॉडल सेट हमने क्या किया दिया है, और उस सभी मॉडल सेट जो जो चैप्टर का, मान लीजिए चैप्टर 10 खत्म हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसका जो मॉडल सेट है हम टेलीग्राम ग्रुप में देंगे, और वहां पर आप आंसर लिखकर भेजते हैं, और वहां पे चेक करके बताएंगे कि आपका कहाँ कहाँ आंसर गलत है, कहाँ आंसर की सुधार की जरूरत है, ताकि एग्जाम में जब आप आंसर लिखे तो वहां पर गलती ना करें और अच्छे मार्क्स आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं क्लास को। हम लोग आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि ये शुंग और कर्ण वंश पहले ही हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए हैं, और कल ये रिवीजन भी कर लिए थे कि शुंग और ये कर्ण वंश के बारे में पिछले वाले क्लास में हम क्या किए थे, रिवीजन भी कर लिए थे। तो चलिए आंध्र सातवाहन इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आंध्रा वाले क्षेत्र में भी ये क्या थे, महाराष्ट्र और आंध्रा वाले क्षेत्र में, बाद में फिर कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी क्या हुए, इनका विस्तार होता गया। तो चलिए आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सतकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक था, जो कि सतकर्णी प्रथम था। इसी की पत्नी थी नागनिका, ये नागनिका इसी की पत्नी थी, जिन्होंने क्या किया था, एक अभिलेख लिखवाया था। जिन्होंने क्या किया था, एक अभिलेख जिसका नाम था नानाघाट अभिलेख, जो कि पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र से मिला हुआ है। और उस अभिलेख में क्या था, सतकर्णी प्रथम के बारे में पूरे ये प्रतापी शासक था, इस बात का वर्णन किया गया है वही नानाघाट अभिलेख में। तो किसने लिखवाया था, इसी की पत्नी नागनिका ने लिखवाया था। उसके बाद हॉल हॉल के बारे में हम लोग जानते ही हैं, एक बहुत अच्छा शासक भी था और एक कवि भी था। और कवि था, इसकी सप्त कथा जो इसकी रचना है वो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और ये कवियों को आश्रय भी देता था, यानी कवियों को अपने यहाँ रखता भी था। और हॉल के बारे में समझ लिया। उसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ, गौतमीपुत्र सतकर्णी, इसके बारे में पढ़ लिए थे। और इसके माता द्वारा नासिक जो अभिलेख का क्या किया गया, नासिक अभिलेख लिखवाया गया, और इसमें इसके बारे में वर्णन, नासिक अभिलेख में इसके बारे में वर्णन, और नानाघाट अभिलेख में सतकर्णी प्रथम के बारे में वर्णन है। ये यहाँ तक समझ लिए थे। वशिष्ठ, और इसने क्या किया था, यहाँ पर गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहपान नहपान जो एक शक शासक था उसको हराया भी था। नहपान शक शासक को क्या किया था, हराया था। अब हम लोग पढ़ना है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के बारे में पढ़ना। देखिए वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी भी था, ये भी योग्य शासक तो नहीं था, लेकिन उतना योग्य नहीं था जितना कि योग्य गौतमीपुत्र सतकर्णी था। देखिए गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था बहुत ही योग्य, इस वंश का सबसे ज्यादा योग्य शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ही रहा है। इसी का पुत्र था वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। इसको भी लग रहा था कि हम भी क्या होंगे, योग्य होंगे। देखिए आप योग्य तभी हो सकते हैं जब आपको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रतापी शासक है उसका बेटा हुआ तो प्रतापी होगा, नहीं, ट्रेनिंग से सब कुछ होता है। अब मान लीजिए गुलाम वंश में आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो शासक हुए वो सब गुलाम थे, यानी उसके पिता पहले गुलाम थे, या उसके पिता बहुत ही गरीब घर से थे और वो उसको बेच दिया गया, और वो अपने दम पर अच्छा सेना नायक बना, और सेना नायक के बाद क्या बनते थे, वो राजा बन जाते थे, यानी कि सुल्तान बन जाते थे। तो उनका पिता का कोई असर दिखा उन पर, नहीं। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या होता था कि आप राजा के बेटे हैं तो राजा के गुण तभी आ सकते हैं जब आपको बढ़िया से ट्रेनिंग दिया गया। अब देखिए राजा के बेटे जो होते हैं उनको बढ़िया से, अगर राजा का बेटे है और राजा बनाना है उनको तो बढ़िया से ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ये नहीं कि राजा का बेटा है तो सब गुण आप में राजा वाला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कोई भी वंश नष्ट नहीं होता। एक बात समझिए ना, अगर ऐसा होता कि राजा के बेटे हैं और सब गुण उन्हीं का आप में हो जाएगा तो कोई वंश नष्ट नहीं होता। सम्राट अशोक के बाद सब अयोग्य शासक हुए, या बाकी जो भी आप इस वंश में भी देखेंगे, किसी भी वंश में उसका राजा का पुत्र बनता है और वो उतना योग्य नहीं होता है, बस उस वंश का विनाश हो जाता है। कैसे होता है, ये बात वंशज की नहीं होती है, बात ट्रेनिंग की होती है कि आप कितने योग्य है, आपके अंदर कितनी क्षमता है।
नहीं तो कोई भी वंश नष्ट नहीं होता। कोई भी वंश जब नष्ट होता है तो किसके कारण नष्ट होता है? उसी वंश के राजा के कारण। वो वंश का राजा उतने योग्य नहीं रहेगा, बस दूसरा हमला कर देगा या कुछ भी करके दूसरा उसको मार कर काम खत्म करके और राजा बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को भी लग रहा था कि हम तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के पुत्र हैं, तो हम भी बहुत ताकतवर होंगे, हम ऐसे ही ताकतवर होंगे। बस इसी कॉन्फिडेंस में क्या हुआ कि गुजरात के तरफ से, कहाँ के तरफ से? गुजरात। ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि शकों की 5 शाखाएं, शकों की 5 शाखाएं भारत में एंट्री कर गई थी। शकों की 5 गो शाखाएं कहां पर एंट्री कर गई थी? भारत में एंट्री कर गई थी। देखिए ये उतना अच्छा बन नहीं रहा, चलिए अब से बनाते हैं। शकों की 5 शाखाएं भारत में एंट्री कर गई थी, ये हम बताए थे, पहले भी हम लोग पढ़े थे। चलिए इतना पर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये गुजरात वाले क्षेत्र में एक शक शासक रहता था जिसका नाम था रुद्रदामन। पहले भी रुद्रदामन का नाम सुने होंगे, जिसका संबंध गिरनार अभिलेख से है या जूनागढ़ का अभिलेख से है, जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। कौन? रुद्रदामन। ध्यान रखिएगा, रुद्रदामन। रुद्रदामन जो था यहाँ का शक शासक था। कहाँ का शक शासक था? गुजरात का शक शासक था। इसने क्या किया? आपको पता है कि शासक बार बार इस क्षेत्र पर हमला करते ही रहते थे, ये हमला कर दिया। किस पर? उस समय शासक कौन था? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ये तो कॉन्फिडेंस में घूम रहा था कि हम तो योग्य हैं ही। बस क्या किया रुद्रदामन ने? इनको वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को हरा दिया। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी किसने हराया? रुद्रदामन ने हरा दिया। लेकिन कहीं कहीं पर आपको ऐसा मिलेगा कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने रुद्रदामन को हराया। अब बहुत जगहों पर मिलेगा कि रुद्रदामन ने पुलमावी को हराया, मतलब इसने इसको हराया या इसने इसको हराया। इन दोनों के बीच युद्ध जरूर हुआ था। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने रुद्रदामन को हराया, तो कहीं मिलेगा कि रुद्रदामन ने किसको हराया? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणिक यही माना जाता है कि रुद्रदामन ने किसको हराया था? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को हरा दिया था। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद, लेकिन हराया तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, वैवाहिक संबंध दोनों में स्थापित हो गया, फिर ठीक हो गया ये दोनों। उसके बाद यज्ञ श्री सतकर्णी बना। शासक कौन बना? यज्ञ श्री सतकर्णी। इस वंश का अंतिम योग्य शासक। किस वंश का? इसी वंश का, सतवाहन वंश का अंतिम योग्य शासक था यज्ञ श्री सतकर्णी। ये व्यापार इसके जब इसका शासन काल आया तो व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। ध्यान रखिएगा। और व्यापार अपने देश में नहीं, विदेशों में भी व्यापार होता था, क्योंकि इनकी जो सीमा थी इधर समुद्र से भी लगती थी, तो समुद्री मार्गों से भी व्यापार होता था। इसको जल प्रेमी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, जल प्रेमी इसको माना जाता है। यज्ञ श्री सतकर्णी जल प्रेमी था। इसको नावों का बहुत ज्यादा शौक था। नाव, नए नए तरह के नाव बनवाता था, मतलब व्यापार के लिए नए नए तरह के, ताकि व्यापार हो। और जब व्यापार होगा तब राजा को ही प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्यों राजा को होगा? क्योंकि उसको टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर जल प्रेमी, इसीलिए इसने क्या किया था? अपने सिक्कों पर जहाज के चित्र भी क्या किया था? अंकित करवाया था। ध्यान रखिएगा, अपने सिक्कों पर जहाज के चित्र अंकित करवाया था, क्योंकि इसको जहाजों से बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा क्या था? प्रेम था। अब देखिएगा बहुत सारे लोगों को, किसी को कोई गाड़ी से बहुत अच्छा रहता है कि हाँ, किसी को गाड़ी से बहुत ज्यादा लगाव होता है, किसी को कोई मोबाइल से, कोई मोबाइल का ब्रांड हो गया उससे बहुत ज्यादा लगाव होता है। तो क्या करते हैं? अपना डीपी होता है उसी उस मोबाइल के ब्रांड के, उस मोबाइल का डीपी लगाते हैं। या कोई किसी को गाड़ी कोई पसंद रहता है और बहुत ज्यादा उसको पसंद रहता है, तो वो अपना डीपी का क्या लगाता है? वो गाड़ी का लगाता है। डीपी वही लगाते हैं, मान लीजिए डीपी जो लगाते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप का डीपी लगाएं, किसी भी चीज का डीपी लगाएं, और कोई अपना डीपी ना लगा किसी और चीज का डीपी लगा रहा, समझ लीजिए वो चीज उसको पसंद है तभी क्या कर रहा है? लगा रहा। तो ठीक वैसे ही उस समय तो डीपी लगा नहीं सकता था। ये क्या था? ये सिक्का चलवाते थे। तो जो भी राजा को पसंद होता था, पसंदीदा चीज ना अपने सिक्का पर अंकित करवा देते थे, क्योंकि राजा हम हैं तो हम ना जानेंगे कि उस सिक्का पर क्या अंकित होगा। तो इसने सिक्का पर क्या अंकित करवाया? जहाज का चित्र अंकित करवा दिया। किसने? यज्ञ श्री सतकर्णी ने, क्योंकि ये जल प्रेमी था। ध्यान रखिएगा। अब जल प्रेमी का मतलब ये था कि समुद्र से बहुत ज्यादा लगाव था इसको, कि नावों का शौक था इसको, कि समुद्र में बहुत ज्यादा व्यापार हो। अपने देश में व्यापार होता था, विदेश में भी क्या होता था? व्यापार। अब वो देखिए इसके सिक्के कहाँ कहाँ मिले हैं। ध्यान रखिएगा, इसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। ध्यान रखिएगा, ये सारे जगहों पर इनके सिक्के मिले। और इनकी राजधानी जो थी, मुख्य रूप से इनकी भाषा तो प्रकृत थी, राजधानी जो थी पैठान यानी प्रतिष्ठान। ये पैठान जो था वो गोदावरी नदी के तट पर था। और गोदावरी नदी के तट पर कहाँ पर? आंध्रा में था। ध्यान रखिएगा, ये आंध्रा में था, गोदावरी नदी के तट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी थोड़ा प्रशासनिक व्यवस्था। अब ये पूरा इस वंश के बारे में अगर आपको लिखने के लिए आ जाए, सतवाहन वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, तो कैसे लिखेंगे? देखिए प्रशासनिक व्यवस्था क्या था? इन लोगों के समय प्रशासन नहीं, प्रशासन कैसे चलता था? इन लोगों ने समानती व्यवस्था को चालू कर दिया था। समानती व्यवस्था क्या होता है? मान लीजिए हमने कोई सैनिक रखा है, समझ लीजिए ये सैनिक है, ये सैनिक है।
इसको ये सैनिक है या सेनापति है, इसको वेतन देना है। मान लीजिए 10,000 रुपया है या 50,000 रुपया है, 1 लाख रुपया, उस समय तो इतना नहीं होता था महंगा, अभी रुपया भी नहीं था। तो मान लीजिए हमको एक निश्चित राशि देना है इस सैनिक को, तो ये लोग क्या करते थे सामंती व्यवस्था में, इसको राशि ना देकर जमीन दे देते थे कि लो इतना तुम जमीन ले लो। मान लो जमीन ले लो, 2 एकड़ ले लो, 3 एकड़ ले लो, तो हर महीना क्या होता था, मान लीजिए मंथली हो या वार्षिक होता था। सैलरी दो ही तरीका का होता है, अभी भी होता है सैलरी दो तरीका का, या तो आपका मंथली सैलरी होगा, नहीं तो वार्षिक सैलरी होगा। यानी 1 साल में मिलेगा आपको सैलरी, 1 साल का डिसाइड होता है। देखिए सैलरी जैसे हर महीना ही मिलता है, लेकिन डिसाइड हो जाता है 1 साल में आपको इतना मिलेगा। तो इन लोगों का क्या था, मान लीजिए कि मंथली निश्चित कर दिया गया कि आपको हर मंथ में 2 एकड़ जमीन दिया जाएगा, 2 एकड़। अब बताइए 2 एकड़ हर महीना में सेनापति को सबसे ज्यादा, तो सेनापति को ही दिया जाएगा, सेनापति और मंत्री को सबसे ज्यादा, सैनिकों को तो कम कम दिया जाएगा। मान लीजिए सेनापति को हर महीने 100 एकड़ जमीन या 1,000 एकड़ जमीन दिए जाने लगा, तो राजा के पास एक निश्चित ही जमीन होगा ना। मान लीजिए इतना है, तो ये मान लीजिए 2,000 एकड़ जमीन है, या मान लीजिए कितना भी अपना से 10,000 एकड़ है, 20,000 एकड़ है, कितना भी समझ लीजिए, मान लेते हैं कि 10,000 एकड़ जमीन है। तो 10,000 एकड़ में हर महीना सैनिकों को, जितना सैनिक होंगे उनको 2-2 एकड़ करके सबको दिया जा रहा होगा। ये सेनापति होंगे मान लीजिए 100 एकड़, इनको सेनापति को दिया जा रहा होगा। एक समय आएगा कि राजा के तो धीरे धीरे कम हो रहा है ना, क्योंकि ये निश्चित ही है, ये क्या है, जमीन निश्चित ही है। तो ये कम होता जाता था, और सेनापति यहाँ पर क्या हो जाते थे, ताकतवर, क्योंकि राजा तो कम हो रहे हैं, और सेनापति जो होगा उसको सबसे ज्यादा जमीन मिल रहा है, तो जमीन उसका बहुत बड़ा हो जाएगा। और एक समय ये होता था कि सेनापति बड़ा हो जाता था, बस राजा का काम खत्म, और राजा का काम खत्म करके खुद क्या बन जाता, राजा बन जाता था। क्योंकि सेनापति कहता था कि इतना जब हमारे पास जमीन है तो हम अपने राजा रहेंगे, आपको क्यों राजा रहने देंगे। तो यही होता था, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को इतना ताकतवर मत बना दीजिए कि वो आप ही का जो सत्ता है वो अपने हाथ में कर ले, यानी कि आप ही को हटाकर आपके जगह से और वो सत्ता जमाने लगे। तो जो कि सामंती व्यवस्था इन लोगों का था। तो देखिए सामंती व्यवस्था, उसके बाद ग्राम प्रधान की व्यवस्था भी इन्होंने किया था कि छोटे छोटे मामलों को ग्राम प्रधान में ही निपटा दिया जाए, इतना बड़ा राजा है और न्यायालय में ना पहुंचाया जाए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेना को देखिए, सेना इसके कई प्रकार के सेना होते थे, या तो पैदल सेना होते थे, पैदल सेना, या घोड़ा पर जो सैनिक बैठे हुए रहते थे। हाथी भी इनके सेना में होता था, ध्यान रखिएगा। हाथी हाथी भी इनके सेना में, और रथ, ध्यान रखिएगा, रथ और हाथी इनके सेना में क्या होता था। यानी 4 प्रकार के हो गए, पैदल, घोड़ा वाले, हाथी वाले और रथ वाले, ध्यान रखिएगा, रथ वाले भी होते थे इनमें। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। देख लिए सेना ठीक ठाक मजबूत थी, तभी तो इतना दिन चल पाए, अगर सेना मजबूती नहीं रहती तो चल थोड़े पाते। आर्थिक व्यवस्था है, क्योंकि देखिए शक, हर तरफ से शकों का आक्रमण हो रहा है, मतलब सेना व्यवस्थित थी, बहुत अच्छी थी, तभी तो ये लोग शकों का मुकाबला कर पा रहे थे। नहीं तो ये शक थोड़े दिन में इन पर क्या कर लेते, कब्जा कर लेते, जबकि इतना सबसे प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा इन्हीं का शासनकाल रहा, 3 शताब्दियों तक इनका शासनकाल चला, ध्यान रखिएगा। अब आर्थिक व्यवस्था थोड़ा सा देख लेते हैं, आर्थिक व्यवस्था क्या था। 1 मिनट, हाँ और एक बात, इस वंश का सबसे अंतिम जो प्रतापी शासक था यही यज्ञ सातकर्णी था। आप कहेंगे इसके बाद इस वंश का क्या हुआ, क्या यही अंतिम शासक रहा, नहीं। देखिए इसके बाद ये वंश बंटवारा हो गया, मतलब बहुत ही खंडों में विभाजित हो गया, बहुत सारे खंडों में क्या हुआ, ये वंश विभाजित हो गया। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण वंशों का भारत पर आक्रमण कैसे हुआ। ये सब भारत के बाहर से आए थे, तो भारत के बाहर वाले क्षेत्र से शकों का आक्रमण कैसे हुआ, क्या हुआ, और आक्रमण होने के बाद ही ये सब क्या हुए, ये यज्ञ सातकर्णी के बाद ये छोटे छोटे बट गए। तो वही इनके बाद क्या हुआ, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण के बारे में, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाहर से कैसे आक्रमण हुआ, क्योंकि उनका ज्यादा क्षेत्र हो गया था, ये एकदम छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गए थे। तो हम देखिए पढ़ते उसी के बारे में जो कि ज्यादा क्षेत्रों पर है, कैसे घूम रहा है, समझिए इधर से इधर घूम रहा है, इधर से कभी यहाँ पर पाटलिपुत्र में राजधानी था, कभी इधर कभी उधर। दूसरे वंश के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते उन्हीं वंश के बारे में जो थोड़ा ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं। दूसरे वंश के बारे में पढ़ते हैं लेकिन बाद में पढ़ते हैं, तो वही अब इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो चलिए आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। मुद्राएं, कृषि और व्यापार दोनों बहुत ही उन्नत था इन लोगों के समय, क्योंकि उपजाऊ भूमि भी था। कृषि और व्यापार के लिए बहुत कुछ ही राजा कर, देखिए ये श्री सत्कर्णी बहुत ज्यादा नाव बनवाता था, ये सब करता था। तो कृषि और व्यापार बहुत ज्यादा उन्नत थे, विदेशों में व्यापार क्या होता था, यहाँ पर होता था। सिक्के कैसे कैसे, चांदी, तांबा के और शीशा का सिक्का भी था, ध्यान रखिएगा। शीशा 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 का सिक्का,
सीसा का सिक्का भी इस वंश के समय जारी हुआ था, ध्यान रखिएगा। सीसा का समय सीसा का सिक्का अगर आपसे पूछा जाएगा कि सीसा का सिक्का किस वंश के समय जारी हुआ था, तो यही सातवाहनों के समय ही सीसा का सिक्का जारी हुआ था, ध्यान रखिएगा। सामाजिक व्यवस्था इनके देख लेते हैं। समाज कैसा था, कबीलाई व्यवस्था भी था, छोटे छोटे कबीलों में भी लोग रहते थे। और इनका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक माना जाता है कि माता के नाम से, देखिए ये पुत्रों का नाम माता के नाम से शुरू हो रहा है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। यहाँ पर देखिए तो यही बात ये माता के नाम से यहाँ पर चालू हो रहा है। ये सब माता के नाम से, देखिए गौतमी पुत्र सतकर्णी ये सब चालू हो रहा है माता के नाम से, तो माना जाता है मात्र सत्तात्मकता। लेकिन जो राजा बनने वाला व्यवस्था था, सत्ता वाला व्यवस्था, वो पितृ सत्तात्मक माना जाता है, क्योंकि देखिए सब यहाँ पर पुत्र ही राजा बन रहे हैं। कहाँ एक पुत्री कोई राजा बन रही है? नहीं। शासक बन रही है? नहीं। यहाँ पर सब देखिए सब पुत्र ही राजा बन रहे हैं, तो माना जाता है कि नहीं, जो शासन था वो पितृ सत्तात्मक, ध्यान रखिएगा। शासन क्या था? पितृ सत्तात्मक था। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समाज में ये सब आ गया होगा, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, ये सब के बारे में। ये हो गया चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट। इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।